Hello student, this is the part 7 of the chapter 2 solution. In this video we are going to cover the last colligative properties, that is osmotic pressure. Okay, so far we have discussed the 3 colligative properties. तो पहले उसको थोड़ा recap कर लेते हैं कि क्या क्या हमने पढ़ा कि colligative properties क्या होती हैं. It is the property of solution which depend only on the number of particles of solute. ठीक है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज सिर्फ वही प्रॉपर्टीज होती हैं जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है, कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो हैं सॉल्यूट के सॉल्यूशन में डिजॉल्व है. इट डज नॉट डिपेंड ऑन दी नेचर ऑफ द सॉल्यूट. ठीक है, तो जितनी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं वो डिपेंड करती हैं सॉल्यूट का कंसंट्रेशन क्या है सॉल्यूशन में. ठीक है, कितने नंबर ऑफ पार्टिकल जो है सॉल्यूट के सॉल्यूशन में प्रेजेंट है. तो सबसे पहला हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. फिर हमने पढ़ा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. ठीक है, तो रिलेटिव लोअरिंग में क्या पढ़ा था हमने, अगर हम किसी भी सॉल्यूशन सॉल्वेंट है उसमें अगर सॉल्यूट मिला देते हैं तो जो रिलेटिव वेपर प्रेशर है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है. ठीक है, फिर हमने पढ़ा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कि अगर कोई सॉल्वेंट है उसमें हम सॉल्यूट ऐड कर देंगे तो उस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा. जैसे वाटर एक सॉल्वेंट है, उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड. ओके, अब आपने उस वाटर में कुछ सॉल्यूट मिला दिया, जैसे ग्लूकोज मिला दिया या फिर सॉल्ट मिला दिया, तो उस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा. जैसे कि 100 है तो हो सकता है वाटर का जैसे 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है बॉइलिंग पॉइंट, तो उस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट हो सकता है 102 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए. ठीक है, फिर हमने पढ़ा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. दैट मीन्स अगर कोई सॉल्वेंट है उसमें सॉल्यूट ऐड कर दिया जाए तो फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है. जैसे अगेन विल टेक एग्जांपल ऑफ वाटर कि वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड. अगर आप उसमें ग्लूकोज या फिर सॉल्ट कुछ ऐसा सॉल्यूट मिला देते हैं तो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, 0 डिग्री से कम हो जाएगा. मतलब किस में आ जाएगा, माइनस में. हो सकता है कि वाटर का अगर उसमें सॉल्यूट मिला दे तो सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो -2 डिग्री हो जाए, है ना. पहले जहाँ बर्फ़ 0 डिग्री में जम रहा था, अब आपको 0 से भी कम टेम्परेचर करना पड़ेगा तब कहीं जाके बर्फ़ जमेगी. ठीक है, तो अगर हम देखें तो सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट है सॉल्वेंट के फ्रीजिंग पॉइंट से कम होता है. अब हम पढ़ेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर. ठीक है, तो पहले ऑस्मोटिक प्रेशर जानने से पहले हमको ऑस्मोसिस जानना ज़रूरी है. और ऑस्मोसिस जानने से पहले हमको एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जानना ज़रूरी है. आई थिंक आप सब इस वर्ड से फेमिलियर होंगे. सेमी परमेबल मेम्ब्रेन हमने क्लास 9 में पढ़ा था कि कोई जो सेल होती हैं, सेल का जो आउटर कवरिंग है इट इज़ मेड फ्रॉम प्लाज्मा मेम्ब्रेन विच इज़ अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन. सेमी परमेबल मतलब ये कुछ पार्टिकल्स को तो अलाउ करता है टू मूव थ्रू इट, बट सारे पार्टिकल्स को अलाउ नहीं करता. जैसे सेल है तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और वाटर के मॉलिक्यूल्स क्या कर सकते हैं, इस क्रॉस कर सकते हैं, क्रॉस करके आ सकते हैं, जा सकते हैं. दे कैन कम इन कम आउट फ्रॉम दिस कवरिंग. बट जो इसके पार्टिकल्स हैं जैसे कि ये जो इसके मॉलिक्यूल्स ऑर्गेनल्स हैं, दे कैन नॉट क्रॉस दिस बाउंड्री. प्लाज्मा मेम्ब्रेन को वो क्रॉस नहीं कर सकते. ऐसा क्यों होता है, क्योंकि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में बहुत ही टाइनी होल्स होते हैं विच अलाउ ओनली सम पार्टिकल्स टू move through it. It does not allow all the particles. Okay, only certain types of particles can move through it. सारे पार्टिकल्स इसके से मूव नहीं कर सकते. तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन आपको जानना ज़रूरी है कि क्या होता है, कि कुछ ही पार्टिकल्स को अलाउ करता है अपने से मूव करने में, सबको अलाउ नहीं करता है. ठीक है, इसलिए बोलते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन. ठीक, और ऑस्मोटिक प्रेशर जानने से पहले हमारा 2 प्रोसेस डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस भी जानना ज़रूरी है कि क्या होता है डिफ्यूजन और क्या होता है ऑस्मोसिस, दोनों में डिफरेंस क्या होता है. सो डिफ्यूजन में क्या होता है, इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं दे मूव फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन अंटिल इक्विलिब्रियम इज रीच्ड. तो इसमें पार्टिकल्स कैसे मूव करेंगे, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन. जैसे ये वाला रीजन आपने सॉल्ट डाला तो यहाँ पर सॉल्ट का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, यहाँ पर वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो सॉल्ट कैसे मूव करेगा, हायर कंसंट्रेशन से लोअर, तो इस तरफ मूव करेगा सॉल्ट. और वाटर का इधर कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो वाटर इस तरफ मूव करेगा. ठीक है, तो डिफ्यूजन में क्या होता है, पार्टिकल्स हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं.
जबकि ऑस्मोसिस में क्या होता है, इसमें सिर्फ सॉल्वेंट के ही पार्टिकल्स मूव कर सकते हैं अक्रॉस अ सेमी परमिबल मेम्ब्रेन। और इसमें क्या होता है, एक ऑस्मोसिस के प्रोसेस में एक सेमी परमिबल मेम्ब्रेन होता है जिसके थ्रू ओनली द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्वेंट कैन मूव, है ना। क्या पार्टिकल्स मूव कर सकते हैं, सिर्फ सॉल्वेंट के ही पार्टिकल्स मूव कर सकते हैं, सॉल्यूट के पार्टिकल्स इसके थ्रू सेमी परमेबल के अक्रॉस मूव नहीं कर सकते हैं। और कैसा इनका डायरेक्शन क्या होता है, फ्रॉम ए डाइल्यूट सोल्यूशन इनटू कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन। तो डाइल्यूट ये आप दो, ये जो सोल्यूशन है इसमें देखो, ये जो है कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन है, इधर डाइल्यूटेड सोल्यूशन है ना। समझते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड मतलब जिसमें सॉल्यूट ज़्यादा रहेगा वो ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, जिसमें सॉल्यूट कम रहेगा वो कम कॉन्सेंट्रेटेड है। तो इधर सॉल्यूट ज़्यादा है इसलिए ये हाईली कॉन्सेंट्रेटेड है, इधर सॉल्यूट कम है इसलिए ये लो कॉन्सेंट्रेटेड है। तो क्या होगा इसमें, ऑस्मोसिस में सिर्फ सॉल्वेंट, क्या है इसमें सॉल्वेंट, वाटर के पार्टिकल्स ही मूव करेंगे फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन थ्रू दिस सेमी परमिबल मेम्ब्रेन। तो आप देखो इधर से सॉल्वेंट के पार्टिकल्स जो हैं, वाटर के पार्टिकल्स इस तरफ हाई कंसंट्रेशन तरफ मूव करेंगे, और तब तक मूव करेंगे जबकि कंसंट्रेशन इक्विलाइज ना हो जाए। जब तक इन दोनों का कंसंट्रेशन सेम ना हो जाए तब तक ये मोशन होता रहता है, ठीक है। तो ऑस्मोसिस में सिर्फ सॉल्वेंट के पार्टिकल्स मूव करते हैं, जबकि इसमें सारे सॉल्वेंट सॉल्यूट सारे पार्टिकल्स मूव करते हैं। ऑस्मोसिस में एक सेमी परमिबल मेम्ब्रेन की ज़रूरत होती है जबकि डिफ्यूजन में नहीं होती है। तो चलो हम लोग डिफरेंस देख लेते हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। सो इन डिफ्यूजन मॉलिक्यूल्स मूव फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन, जबकि ऑस्मोसिस में क्या होता है, ओनली द पार्टिकल्स और मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्वेंट मूव फ्रॉम अ लोअर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन टू अ हायर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन। डिफ्यूजन में बोथ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के पार्टिकल्स मूव कर सकते हैं, जबकि ऑस्मोसिस में सिर्फ सॉल्वेंट के ही पार्टिकल्स मूव करते हैं। डिफ्यूजन में कोई मेम्ब्रेन की ज़रूरत नहीं है, जबकि ऑस्मोसिस में एक सेमी परमिबल मेम्ब्रेन ज़रूरी होता है। डिफ्यूजन जो है लिक्विड गैसेस सब में हो सकता है, जबकि ऑस्मोसिस जनरली सिर्फ सॉल्यूशन में ही होता है, ठीक है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस समझ गए आप। ऑस्मोसिस में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट के ही पार्टिकल्स मूव कर सकते हैं फ्रॉम अ लोअर कंसंट्रेशन टू दी हायर कंसंट्रेशन। समझ में आएगी डायग्राम, इधर कंसंट्रेशन लो है, इधर कंसंट्रेशन हाई है, तो सिर्फ वाटर के पार्टिकल्स ही मूव करेंगे इस तरफ हाई कंसंट्रेशन की तरफ, और तब तक जबकि कंसंट्रेशन दोनों का सेम नहीं हो जाता है। अब देखो सॉलिड के पार्टिकल इधर भी 4 है, इधर भी 4 है, मतलब सॉलिड के पार्टिकल्स मूव नहीं किए हैं, वो वहीं के वहीं है। सिर्फ कौन से पार्टिकल मूव किए हैं, सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या है, वाटर। सिर्फ वाटर के पार्टिकल्स ही मूव किए हैं। तो ऑस्मोसिस में ओनली द सॉल्वेंट कैन मूव फ्रॉम अ लो कंसंट्रेशन टू द हाई कंसंट्रेशन, ओके। अब हमने ऑस्मोसिस समझ लिया, अब हम समझेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। ये एक वेसल है इस तरीके से, यहाँ पर सॉल्यूशन है, इधर सॉल्वेंट है, और ये सेमी परमिबल मेम्ब्रेन है। तो सॉल्वेंट कैसे मूव करेगा, इधर इधर मूव होगा सॉल्वेंट, क्योंकि सॉल्वेंट ही मूव कर सकता है सॉल्यूशन में, तो सॉल्यूट के पार्टिकल्स दे कैन नॉट मूव। और जिधर कंसंट्रेशन लो है वो लो से हाई की तरफ होगा, तो इधर सिर्फ सॉल्वेंट है और इधर क्या है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, तो इधर कंसंट्रेशन कम है, तो लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ सिर्फ सॉल्वेंट ही क्या करेगा, मूव करेगा थ्रू दिस सेमी परमिबल मेम्ब्रेन। पर हम चाहते हैं कि ये मूवमेंट ना हो, सॉल्वेंट यहीं का यहीं रहे, सॉल्यूशन यहीं का यहीं रहे, दोनों के बीच कोई भी एक्सचेंज ना हो, कोई भी मोशन ना हो। तो क्या करना चाहिए, तो हम क्या करते हैं, एक मिनिमम प्रेशर लगाते हैं सॉल्यूशन की तरफ, ओके। अ मिनिमम एक्सेस प्रेशर विच मस्ट बी अप्लाइड टू अ सॉल्यूशन टू प्रिवेंट द पैसेज ऑफ सॉल्वेंट, ताकि ये जो सॉल्वेंट का पैसेज को क्या करना है, हमको प्रिवेंट करना है इनटू इट थ्रू अ सेमी परमिबल मेम्ब्रेन, ताकि ये जो पैसेज है, जो मूवमेंट है सॉल्वेंट का सॉल्यूशन से, वो क्या हो जाए, प्रिवेंट हो जाए, स्टॉप हो जाए। उसी प्रेशर को हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। दिस प्रेशर इज जस्ट सफिशिएंट टू स्टॉप ऑस्मोसिस विल बी इक्वल टू द ऑस्मोटिक प्रेशर। ये जो प्रेशर हम एक्स्ट्रा प्रेशर लगा रहे हैं, जो इस मूवमेंट को, ऑस्मोसिस प्रोसेस को क्या कर दे रहा है, स्टॉप कर दे रहा है। देयर इज नो ऑस्मोसिस इज हैपनिंग राइट नाउ, ओके। सो इतना प्रेशर, इतना मिनिमम वो प्रेशर जिसकी वजह से ऑस्मोसिस का प्रोसेस क्या हो जाए, स्टॉप हो जाए, उसी प्रेशर को क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। जैसे यहाँ पर हमने एक पाई प्रेशर, अभी दोनों में क्या होगा, सिर्फ एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगा हुआ है दोनों वेसल में, पर जैसे ही हमने उसमें एक्स्ट्रा प्रेशर क्या लगाया, पाई,
एटमॉस्फेयर से ज़्यादा और प्रेशर पाई लगाया तो यहाँ अब कोई भी मूवमेंट नहीं हो रहा है सॉल्वेंट का, सब ऑस्मोसिस प्रोसेस स्टॉप हो गया है। तो उसी प्रेशर को हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। इट इज़ डिनोटेड बाई पाई। ठीक है, सो इट इज़ द प्रेशर विच इज़ अप्लाइड ऑन द सॉल्यूशन साइड सो दैट देयर विल बी नो ऑस्मोसिस प्रोसेस टेक प्लेस। ओके, यहाँ पर कोई भी ऑस्मोसिस का प्रोसेस नहीं होगा, सॉल्वेंट के पार्टिकल्स इधर ही रहेंगे, सॉल्यूशन के भी पार्टिकल्स इधर होंगे, इधर कुछ भी मोशन नहीं होगा। उसी को बोलते हैं हम ऑस्मोटिक प्रेशर। इतना प्रेशर कि ऑस्मोसिस का जो प्रोसेस है वो क्या हो जाए, स्टॉप हो जाए, उसको हम बोलेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, इसको हम डिनोट करते हैं पाई से। So it is also a colligative property and depends on the number of solute molecules and not on their identity. For dilute solutions, it has been found experimentally that osmotic pressure is proportional to the molarity of the solution at a given temperature. ये जो पाई है it depends on the molarity, C जो है यहाँ पर molarity को show कर रहा है. So pi depends on molarity and this is the formula for the पाई का फॉर्मूला क्या था, पाई इक्वल्स टू CRT। अब देखोगे C जो है इट इज़ ए मोलैरिटी। ठीक है, मोलैरिटी को क्या लिखते हैं हम, मोलैरिटी इक्वल्स टू होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर, है ना। मोलैरिटी हम पढ़ चुके हैं, मोलैरिटी मीन्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो C को हम क्या लिख सकते हैं, C इक्वल्स टू NB बाई V लिख सकते हैं। NB जो है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो अब हमने इसको ट्रांसफर कर दिया, पाई V इक्वल्स टू NBRT। इसको बोलते हैं वेंट हॉफ इक्वेशन। ओके, यहाँ थोड़ा स्पेलिंग रॉन्ग है। अब देखो इसको आप PV इक्वल्स टू NRT से कंपेयर कर सकते हो। पाई क्या है, प्रेशर है, V वॉल्यूम, N नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, RT R means constant, T is temperature, okay, it is also constant. So इसको आप गैस इक्वेशन जो है आइडियल गैस इक्वेशन से कर सकते हो, PV is equals to nRT। ठीक है, सो इसमें क्या हो जाता है, पाई V is equals to NBRT where pi is the osmotic pressure, V is the volume of the solution, NB is number of moles of solute। ठीक है, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालेंगे, वेट ऑफ द सॉल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। तो ये तो आपको पता ही है नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं सॉल्यूट के। ये याद रखेंगे, बी जब भी हम बात करेंगे सॉल्यूट होगा, जब ए की बात करेंगे तो वो सॉल्वेंट होगा। ठीक है, सो ऑस्मोटिक प्रेशर भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है विच डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट ओनली। आप देखोगे इस फॉर्मूले से P इक्वल्स टू CRT या P इक्वल्स टू NBVRT। पाई किस पे डिपेंड कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूट के पार्टिकल्स पे ही डिपेंड कर रहा है। ठीक है, सो इट इज़ ऑल्सो अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, इसी फॉर्मूले से हमारा सारा न्यूमेरिकल भी बनेगा। ठीक है, सॉरी इट शुड बी न्यूमेरिकल। Calculate the osmotic pressure in Pascal exerted by solution prepared by dissolving 1 gram of polymer of molar mass this in 450 ml of water at 37 degree centigrade. So 37 degree centigrade is a temperature, इसको हम केल्विन में चेंज करेंगे। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है, फॉर्मूला क्या होता है, पाई V इक्वल्स टू NBRT। NB क्या होता है, WB बाई MB। MB क्या हो गया, मोलर मास। तो मोलर मास है आपका 185 और WB मास ऑफ द पॉलीमर इज 1 ग्राम। तो यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे। वॉल्यूम किस में रहना चाहिए, 450 ml, उसको लीटर में चेंज करेंगे, ml को लीटर में। R की वैल्यू गिवन रहेगी, इन सबको पुट करेंगे तो आपको पाई की वैल्यू किस में मिल जाएगी, पास्कल में। पाई क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो कुछ नहीं, ये फॉर्मूला बेस्ड है, फॉर्मूला में वैल्यू पुट करनी, सब कुछ दिया हुआ है। पॉलीमर आपका सॉल्यूट है 1 ग्राम, मतलब ये गिवन मास है। मोलर मास मतलब MB है ना, वहाँ से हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल के फॉर्मूला में वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ये सारे क्वेश्चंस आपको कॉपी में भी बना के देखने हैं। ओके, नो क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन बेस्ड ऑन ऑस्मोटिक प्रेशर। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, ये हम पढ़ चुके हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो आइसोटोनिक क्या होता है, द सॉल्यूशन हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एट द सेम टेम्परेचर। दो सॉल्यूशन है, दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। जैसे एक सॉल्यूशन है उसका ऑस्मोटिक प्रेशर पाई 1 है, दूसरा सॉल्यूशन है दूसरे का पाई 2 है। पाई क्या होता है, C1RT, पाई 2 C2R2 है ना। यहाँ पर हमने डेफिनेशन देखा, पाई इक्वल्स टू CRT, यहाँ फॉर्मूला है। तो
पाई वन इजिकल्स टू क्या हो जाएगा C1RT, पाई टू इजिकल्स टू C2R2। अब RT क्या है, दोनों सेम है तो दोनों कैंसिल हो जाएगा, C1 इजिकल्स टू C2। मतलब अगर हमारे पास दो सॉल्यूशन है, ओके, और दोनों का कंसंट्रेशन सेम है तो दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर भी क्या होगा, सेम होगा। तो हो सकता है न्यूमेरिकल या वन वर्ड ऐसा कुछ आए तो आपको याद होना चाहिए। आइसोटोनिक सोल्यूशन मतलब दो सॉल्यूशन जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है, ठीक है, और अगर उनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है तो उनका कंसंट्रेशन भी क्या होगा, उनकी मोलैरिटी क्या होगी, वो भी सेम ही होगी। ओके। हाइपोटोनिक सोल्यूशन, solution with lower osmotic pressure compared to another solution is called hypotonic solution। ऐसा सॉल्यूशन जिसका दूसरे सॉल्यूशन के कंपेयर में ऑस्मोटिक प्रेशर कम होता है, ठीक है। जैसे पाई वन, एक सॉल्यूशन है 1, दूसरा सॉल्यूशन है 2, तो पहले सॉल्यूशन का अगर ऑस्मोटिक प्रेशर पाई 1 है, दूसरे सॉल्यूशन का पाई 2 है, तो पाई 1 इज लेस देन पाई 2, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं। 0.05 मोलर सुक्रोज सॉल्यूशन एक्सर्ट लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर देन 0.1 मोलर यूरिया सॉल्यूशन, है ना। इसका सुक्रोज का कंसंट्रेशन 0.05 मोलर है, यूरिया कंसंट्रेशन 0.1 मोलर है, तो किसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा है, ऑब्वियसली यूरिया का ज़्यादा होगा, और इसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम होगा सुक्रोज का। तो सुक्रोज जो है इट इज़ हाइपोटोनिक टू 0.1 मोलर यूरिया सॉल्यूशन। तो इस यूरिया सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में सुक्रोज कैसा है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है, क्योंकि इसका जो है पार्शियल ऑस्मोटिक प्रेशर जो है सुक्रोज का कम रहेगा और यूरिया का ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा रहेगा। समझ में आया ना, जिसका कंसंट्रेशन ज़्यादा उसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा, ठीक है। तो इसका कंसंट्रेशन ज़्यादा इसलिए इसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा, इसका कंसंट्रेशन कम है इसलिए इसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम है। तो जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम रहेगा इट इज़ अ हाइपोटोनिक टू द हायर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। अब इसी का उल्टा क्या होता है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अ सॉल्यूशन विथ हायर ऑस्मोटिक प्रेशर कंपेयर टू अनदर सॉल्यूशन इज कॉल्ड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अगर दो सॉल्यूशन है और पाई 1 ज़्यादा है, सो जो सॉल्यूशन 1 है इट इज़ हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कंपेयर टू पाई 2। जैसे ये एग्जाम्पल लिखते हैं, अगर हमारे पास यूरिया है और दूसरा क्या है, सुक्रोज है, तो यूरिया का कंसंट्रेशन ज़्यादा है इसलिए यूरिया इज़ अ हाइपोटोनिक टू 0.05 मोलर सुक्रोज सॉल्यूशन, ठीक है। समझ में आया। आइसोटोनिक मीन्स दो सॉल्यूशन है, दोनों का ही ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है, दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है मतलब दोनों का कंसंट्रेशन भी क्या होगा, सेम होगा। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन मतलब ऐसा सॉल्यूशन जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम होगा कंपेयर टू अनदर सॉल्यूशन, दूसरे सॉल्यूशन से कंपैरिजन करेंगे तो उसका क्या होगा, कम होगा। सो ये आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक इट इज़ अ कंपैरेटिव स्टडी है ना, आप कंपैरिजन कर रहे हैं दो में। जैसे हम यहाँ पर किसका कंपैरिजन कर रहे हैं, सुक्रोज और यूरिया का, तो सुक्रोज का कंसंट्रेशन कम है इसलिए सुक्रोज क्या होगा, हाइपोटोनिक कंपेयर टू यूरिया, ठीक है। और जो यूरिया है क्योंकि इसका कंसंट्रेशन ज़्यादा है इसलिए ये हाइपरटोनिक होगा कंपेयर टू सुक्रोज। ओके, इज इट क्लियर। आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक एंड हाइपोटोनिक। हो सकता है ये न्यूमेरिकल या वन वर्ड में कुछ आए तो आपको याद होना चाहिए कि हाइपोटोनिक क्या है, हाइपरटोनिक क्या है। जिसका कंसंट्रेशन कम है वो क्या होगा, हाइपोटोनिक, जिसका कंसंट्रेशन ज़्यादा है वो क्या होगा, हाइपरटोनिक। पर ये कंपैरेटिव स्टडी है, दूसरा भी हमारे पास दूसरा भी सॉल्यूशन होना चाहिए, उसके कंपैरिजन में हम देखेंगे कि कौन सा हाइपोटोनिक है कौन सा हाइपरटोनिक है, ठीक है। सो एक और न्यूमेरिकल कर लेते हैं, बुक का ही है। 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन, तो ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, ठीक है। ये सेंटीमीटर क्यूब है, हम हमेशा सॉल्यूशन की वॉल्यूम लीटर में लेंगे तो उसको लीटर में कन्वर्ट कर दिया है। कंटेन्स 1.6 ग्राम ऑफ प्रोटीन, सो दिस इज दी WB मास ऑफ द सॉल्यूट। द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सच अ सॉल्यूशन एट 300 केल्विन टेम्परेचर है इज फाउंड टू बी 2.5 इंटू 10⁻³ बार। सो दिस इज ऑस्मोटिक प्रेशर। कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द प्रोटीन, मतलब हमको MB निकालना है ना, MB निकालना है, ये फॉर्मूला है, इसमें सारी वैल्यू गिवन है, वैल्यू पुट करो आंसर आ जाएगा, मोलर मास ऑफ दी प्रोटीन आ जाएगा, ग्राम पर मोल होता है उसका, है ना। तो ये हमने पढ़ा ऑस्मोटिक प्रेशर। अब रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है, उसका उल्टा होगा। ऑस्मोसिस में क्या होता था, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूव होता था, जबकि रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या होगा, उल्टा होगा, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव होगा, है ना। तो डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा इसमें ऑस्मोसिस का, क्योंकि रिवर्स है तो ऑस्मोसिस का डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा।
So direction of osmosis can be reversed if a pressure larger than the osmotic pressure is applied to the solution side. That is, now the pure solvent flows out of the solution through semi-permeable membrane. This phenomena is called reverse osmosis and is of great practical utility. It is used in desalination of sea water. है ना, आरओ मिलता भी है घर में, सबके घरों में आरओ वाटर फिल्टर रहता है. या रिवर्स ऑस्मोसिस, रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या होता है, ये सॉल्यूशन साइड है ना, ये सॉल्ट वाटर है और ये फ्रेश वाटर. फ्रेश वाटर मतलब ये सिर्फ सॉल्वेंट है, सॉल्ट वाटर है मतलब इसमें वाटर भी है और सॉल्ट का कंसंट्रेशन भी है. तो अब यहाँ पर हम कितना प्रेशर लगाएंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा, मतलब पाई से ज़्यादा प्रेशर लगाएंगे. इस तरफ यहाँ पिस्टन से हम प्रेशर लगा रहे हैं, इतना प्रेशर लगाएं कि अब जो है किस तरफ मूवमेंट होगा, सॉल्ट वाटर से फ्रेश वाटर की तरफ मूवमेंट होगा. आपको पता है कि ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है और सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स में सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट के पार्टिकल ही मूव कर सकते हैं. तो सॉल्ट वाटर में सॉल्वेंट क्या है, सिर्फ और सिर्फ वाटर है. तो जो सिर्फ वाटर है वो सेमी परमेबल को क्रॉस करके इधर फ्रेश वाटर की तरफ आ जाएगा और यहाँ से हमको क्या मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ फ्रेश वाटर मिलेगा. सॉल्ट यहीं रह जाएगा और जो भी कंटामिनेशन है सॉल्ट के अलावा भी अगर कोई और मिनरल है, वो कैल्शियम क्लोराइड है या कुछ भी है, वो भी सीधा मैग्नीशियम क्लोराइड जो भी है वो यहीं रह जाएगा और सिर्फ वाटर जो है वो ही क्या होगा, इस SPM से सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से क्रॉस होके इस तरफ पहुंचेगा. ठीक है, समझ में आ रहा है. ऑस्मोसिस में आप फिर से देख लो, ऑस्मोसिस में दिखाती हूँ. ऑस्मोसिस में हम प्रेशर कहाँ पर लगा रहे हैं, सॉल्यूशन साइड में, है ना. ये है तुम्हारा ऑस्मोसिस प्रोसेस. ऑस्मोसिस क्या हो रहा है, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूव हो रहा है और सिर्फ सॉल्वेंट हो रहा है. जैसे इधर सॉल्ट ज़्यादा है, इधर सॉल्ट कम है, तो इधर लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ ही ऑस्मोसिस में क्या हो रहा है, सॉल्वेंट के पार्टिकल्स मूव हो रहे हैं. जबकि रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या होगा, इधर से इधर जिधर कंसंट्रेशन ज़्यादा है उधर से पार्टिकल्स जो होंगे इस तरफ आएंगे. तो हम प्रेशर किधर लगाएंगे, सॉल्यूशन के साइड पे ही. दिस इज सॉल्यूशन. तो इस सॉल्यूशन की साइड पे हम इतना प्रेशर लगाएंगे कि सिर्फ सॉल्वेंट के पार्टिकल्स मतलब वाटर के पार्टिकल्स इधर मूव करेंगे, सॉल्यूट के पार्टिकल मूव नहीं करेंगे. उसी को हम क्या बोलते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस बोलते हैं. ठीक है, तो सॉल्यूशन साइड में ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर लगाते हैं. इस तरीके से प्रेशर लगाते हैं कि जो प्योर सॉल्वेंट है वो ही इस तरफ मूव करेगा, सॉल्ट जो है इस तरफ ही रह जाएगा, जिससे हमको क्या मिलेगा, प्योर वाटर मिलेगा. तो इसको डिसैलिनेशन हो गया, सॉल्ट वाटर से हमको क्या मिल गया, फ्रेश वाटर मिल गया. तो जितने भी वाटर फिल्टर आजकल आ रहे हैं आरओ बेस, वो उस पर यही रहता है. ठीक है, ये सेटअप दिया हुआ है, प्योर वाटर यहाँ से निकल जाएगा. ये सॉल्यूशन की तरफ हमको क्या लगाना है, ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा लगाना है ना. अगर ऑस्मोटिक प्रेशर जितना ही लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, मूवमेंट स्टॉप हो जाएगा, कोई भी ऑस्मोसिस नहीं होगा. पर अगर हम थोड़ा और प्रेशर लगाएं, ऑस्मोटिक प्रेशर से थोड़ा और ज़्यादा प्रेशर लगाएंगे तो फिर क्या हो जाएगा, रिवर्स ऑस्मोसिस हो जाएगा. रिवर्स मतलब अब ऑस्मोसिस में हमेशा क्या होता है, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन. रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या होगा, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ वाटर के मॉलिक्यूल जो है वो मूव करेंगे और इस तरीके से हमको क्या मिलेगा, फ्रेश वाटर मिल जाएगा. सो प्योरीफिकेशन ऑफ वाटर में जनरली आजकल क्या यूज़ करते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस. तो ये थ्योरी क्वेश्चन है, थ्योरी क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज आरओ, है ना, तो उसको एक्सप्लेन करना आना चाहिए आपको. ओके, सो दिस इज ऑस्मोटिक प्रेशर, द लास्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. एक और वीडियो बस आएगा, ठीक है, जो एबनॉर्मल मासेस के ऊपर होगा. सो इसको आप अच्छे से बनाइए और नोट्स प्रिपेयर कीजिए. ओके, थैंक यू.